Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था जो कि इस्राएली डिफेंस फोर्सेस, जिसको हम आईडीएफ भी बोलते हैं, उन्होंने 2002 में वेस्ट बैंक में सेकंड इंटिफाडा के दौरान किया था। यह ऑपरेशन 1967 में हुई 6 डे वॉर के बाद सबसे बड़ा ऑपरेशन था जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने किया था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था जो टेररिस्ट अटैक्स उस टाइम पे इजराइल के ऊपर हो रहे थे उनको पूरे तरीके से खत्म कर देना। ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड 29 मार्च 2002 आज ही के दिन शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत हुई थी रामल्ला में, जहां यासिर अराफात को इजराइल ने रामल्ला कंपाउंड के अंदर पूरे तरीके से घेर लिया था। और उसके बाद जो वेस्ट बैंक की 6 बड़ी सिटीज थीं, धीरे धीरे उनके अंदर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने घुसना शुरू कर दिया था। 1 अप्रैल तक इजरायली डिफेंस फोर्सेस पूरे तरीके से टुलकार्म और क्वलकिलिया के अंदर घुस चुकी थी। उसके अगले ही दिन बैथलेम, जेनिन, नबलूस में घुस गई थी। इस तरीके से अप्रैल 3 से 21 के बीच में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कर्फ्यू वहां इम्पोज कर दिया गया था, जिसके अंदर जो सिविलियन पॉपुलेशन थी उनको कहीं भी घूमने के लिए कोई अनुमति नहीं थी। इस दौरान किसी अन्य देश के नागरिक को भी वहां घूमने की कोई छूट नहीं थी। यही नहीं, किसी भी तरीके के ह्यूमैनिटेरियन और मेडिकल पर्सनल को भी वहां जाने की कोई इजाज़त नहीं थी, ना ही किसी जर्नलिस्ट को वहां घुसने दिया जा रहा था। मई 2002 में धीरे धीरे इजरायली ट्रूप्स ने पैलेस्टीनियन सिटीज़ के अंदर जो घेराव किया हुआ था उससे पीछे हटना शुरू कर दिया था। हालांकि उन्होंने इन सिटीज़ के आसपास जो घेरा बनाया हुआ था उसको पूरे तरीके से हटाया नहीं था और उनके ट्रूप्स वेस्ट बैंक के गाँव और शहरों के आसपास मौजूद थे और लगातार पैलेस्टीनियन एरियाज के ऊपर रेड की जा रही थी। ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड एक ऐसे एरिया में हुआ था जहां बहुत ही सारी पॉपुलेशन रहती थी और बहुत सारे सिविलियंस रहते थे। इसमें बहुत ही हैवी वेपनरी का भी इस्तेमाल किया गया था। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि ऐसा आखिर क्या हुआ था, क्या ट्रिगर पॉइंट्स थे जिसकी वजह से इजराइल ने पैलेस्तीन के ऊपर इन्वेजन शुरू कर दिया था। इजरायली पैलेस्टीनियन जो कॉन्फ्लिक्ट था सेकेंड इंटिफाडा में अपने चरम पर था और दोनों ही साइड्स एक दूसरे के ऊपर हमला कर रही थी और इसमें 71 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। अचानक से मई और अप्रैल 2002 में पैलेस्टीनियन उग्रवादी जो थे, जिसमें कि हमास, इस्लामिक जिहाद और अल अक्सा मार्टिर्स ब्रिगेड जो थी, इन्होंने इजरायली लोगों के ऊपर अचानक से बहुत तेज हमले शुरू कर दिए थे। बहुत सारी शूटिंग और ग्रेनेड अटैक्स तो हो ही रहे थे, उनके साथ साथ 15 सुसाइड बॉम्बिंग्स भी केवल मार्च के महीने में इजरायलियों के ऊपर हुई थी। ऐसा माना जाता है कि हर 2 दिन में एक सुसाइड बॉम्बिंग इजराइल के अंदर हो रही थी और इसीलिए मार्च 2002 को इजराइल के अंदर ब्लैक मार्च के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बहुत बड़े बड़े अटैक्स हो रहे थे, इसकी वजह से जो आम शहरी थे इजराइल के, उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। जो पहला इजरायली इनकर्शन शुरू हुआ था वो 27 फरवरी और मार्च 14 में शुरू हुआ था। उसके बाद पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स ने लगभग 9 अटैक किए थे जो मार्च 2 और मार्च 5 के बीच में हुए थे। इसी दौरान इजरायली कैबिनेट ने इस बात का निर्णय लिया कि ये जो उग्रवादी थे इनके खिलाफ कोई ना कोई मिलिट्री एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी था। और मार्च 5 में उस समय के इजरायली प्रधानमंत्री एरियल शैरोन ने कुछ पत्रकारों को एक कैफेटेरिया में संबोधित किया और उन्हें कैबिनेट के डिसीजन के बारे में बताया। उसके बाद भी पैलेस्टीनियंस ग्रुप्स द्वारा अटैक्स जारी रहे, जिसमें कि 9 मार्च में हुई एक सुसाइड बॉम्बिंग थी। फिर 20 मार्च और 21 मार्च में भी शूटिंग और ग्रेनेड अटैक्स इजराइल के अंदर होते रहे। लेकिन फिर 27 मार्च को कुछ ऐसा हुआ जिसने कि इस घटनाक्रम को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ दे दिया और जो इजराइल का जो संयम था उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया। ऐसा क्या हुआ था, आइए इस बारे में जानते हैं। एक मैसेकर हुआ था जिसको पास ओवर मैसेकर बोला जाता है। अब पास ओवर क्या होता है दोस्तों? पास ओवर जो होता है वो एक तरीके का त्यौहार होता है जो इजराइल में मनाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ दिवाली होती है, लोग आपस में मिलते बैठते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, खाना खाते हैं, ऐसे ही इजराइल में पास ओवर एक त्यौहार होता है। तो 27 मार्च 2002 को इसी त्यौहार के दौरान 30 सिविलियंस को सुसाइड बॉम्बिंग अटैक में मार दिया गया और इसमें 140 लोग जख्मी भी हो गए थे। ये अटैक सेकंड इंतिफादा के दौरान
सबसे डेडलीस्ट अटैक था इजरायली लोगों के खिलाफ। दोस्तों, पार्क होटल जो कि इजरायली कोस्टल सिटी नेतान्या में था, वहां उन्होंने पास ओवर त्योहार के लिए एक भोज का इंतजाम किया था, जैसे खाने का इंतजाम किया जाता है, और उसमें उन्होंने 250 गेस्ट को इनवाइट किया था। इस होटल के ग्राउंड फ्लोर पे एक डाइनिंग रूम बनाया गया था जहां सभी लोग बैठकर इस त्योहार को मना रहे थे। 27 मार्च 2002 की शाम को एक पैलेस्टीन बॉम्बर अब्दुल बैसेट ओडे एक औरत का भेष बनाकर होटल के अंदर आ गया, और क्योंकि उसने एक औरत का भेष बनाया हुआ था तो वो अपने साथ बहुत सारे पावरफुल एक्सप्लोजिव भी छुपा कर ले गया और रिसेप्शन डेस्क से होता हुआ होटल के अंदर डाइनिंग रूम तक पहुंच गया। शाम के 7:30 बजे इस सुसाइड बॉम्बर ने जो एक्सप्लोजिव्स थे उनको डेटोनेट कर दिया। इस धमाके में तुरंत ही 28 सिविलियंस मारे गए थे और लगभग 140 से ऊपर लोग घायल हो गए थे। जो ये लोग मरे थे इनमें से कुछ लोग हॉलोकास्ट सर्वाइवर्स भी थे। दोस्तों, हॉलोकास्ट के ऊपर मैंने पहले ही 2 वीडियोस बना दी हैं, उनके टैग्स मैं ऊपर डाल रहा हूं, अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर हॉलोकास्ट था क्या। इस हमले की जिम्मेदारी हमास ने ली थी। हमास के स्पोक्समैन उसामा हमदान ने कहा था कि उन्होंने एक मैसेज भेजा है पूरी दुनिया को कि हम आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं टेररिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इजराइल के खिलाफ। उसने यह भी कहा कि इजरायलियों को इस तरीके के और भी धमाकों के लिए तैयार रहना है और ऐसे बहुत से धमाके कहीं भी और कभी भी हो सकते थे। और 27 मार्च को हुई यही घटना एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट थी कि इसके 2 दिन बाद इजराइल ने पैलेस्टीनियन सिटीज के अंदर घुसना शुरू कर दिया और रेड्स करनी शुरू कर दी। इस ऑपरेशन का प्रथम उद्देश्य था सभी टेररिस्ट को पकड़ना और गिरफ्तार करना, उनको पैसा पकड़ाने वाले और उनकी मदद करने वालों को पकड़ना, उनके सभी हथियारों को जब्त करना, जिन जगहों का इस्तेमाल एक्सप्लोजिव बनाने के लिए किया जा रहा था उन जगहों को खोजना और उन्हें बर्बाद करना, हथियार बनाने की जो फैक्ट्रीज थी उनको पूरे तरीके से बर्बाद करना। उस समय इजरायली आर्म्ड फोर्सेस को ये निर्देश दे दिए गए थे कि अगर कोई भी हथियार उठाता है तो उसको हॉस्टाइल समझा जाए और निष्क्रिय कर दिया जाए। आईडीएफ का मानना था कि अगर वो अंदर घुसकर इन मिलिटेंट्स को हिट करते हैं तो इन मिलिटेंट्स का पूरा ध्यान अपने घरों को बचाने पर होगा, ना कि इजरायली लोगों के ऊपर हमला करने में। 20,000 से ज्यादा इजरायली फोर्सेस इस एरिया में एक्टिव थी। इस लड़ाई के दौरान 30 इजरायली सोल्जर मारे गए थे जबकि 127 घायल हो गए थे और लगभग 500 पैलेस्टीनियंस भी मारे गए थे जबकि 1500 घायल हो गए थे। करीब 7,000 पैलेस्टीनियंस को इजरायली फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया था। इनमें लगभग 400 ऐसे आतंकवादी थे जिनकी तलाश इजराइल को थी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इस हमले में लगभग $360 मिलियन का नुकसान पैलेस्टीनियन इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके इंस्टीट्यूशंस को हुआ था। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है, आखिर ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड से इजराइल को क्या फायदा हुआ? क्या जो उद्देश्य उसने अपने लिए रखे थे जिसमें कि आतंकवाद को खत्म करना था, क्या वो उद्देश्य पूरे हुए थे? बेवर्ली मिल्टन एडवर्ड्स, जो कि उस समय प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिक्स थी क्वींस यूनिवर्सिटी इन बेलफास्ट में, उन्होंने लिखा कि ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड की वजह से जो पैलेस्टीनियन उग्रवाद था वो लगभग 50% तक घट गया था। हालांकि उनका यह भी मानना था कि जो जीत इजराइल चाहता था और क्लेम करता था कि उसको मिली है वो एक मृग तृष्णा ही थी। जैसा कि मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि टेररिज्म आज के ज़माने में एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए सभी देशों को संगठित होकर काम करना पड़ेगा। अगर वे संगठित होकर काम नहीं करेंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में कुछ देश ऐसे भी हैं जो इन आतंकवादियों को अपना सपोर्ट देते हैं, उनको हथियार देते हैं, उनको पैसा देते हैं। उनके खिलाफ भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को जरूर कोई एक्शन लेना चाहिए और उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं में कमी आ सके और आतंकवाद के ऊपर लगाम लगाई जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन हम लोगों को भी इसमें जागरूक होकर अपनी भागीदारी निश्चित करनी पड़ेगी। साथ ही हमें ऐसे लोगों के खिलाफ भी अपनी आवाज को उठाना होगा जो कि इन आतंकवादियों की मदद करते हैं या उन्हें सपोर्ट देते हैं। तो दोस्तों, यह था मेरा वीडियो ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड के बारे में, जो कि इजराइल ने आज के दिन 27 मार्च को किया था। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।